अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ेशान और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात की हम बात करेंगे। मुल्क में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। इस मरहले में कई उम्मीदवार पास तो कई आउट हो गए, जबकि कई नादहिंदगान को क्लीन चिट भी दे दी गई है। इस फहरिस्त में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं ये भी जानेंगे, जबकि रिटर्निंग अफसरान ने आर्टिकल 62 पर ज्यादा तवज्जो दी है, 63 पर नहीं दी। इसकी क्या वजह है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और साथ ही हम बताएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में अहम नशिस्तों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, स्क्रूटनी के अमल से गुजरने वाले क्या अवाम के सामने सुरखरू हो पाएंगे या नहीं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस बेंच से अलग हो गए और अब जस्टिस जवाद खाजा समेत 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस केस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी और क्या वो लोग भी अब इसकी जद में आएंगे जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ थे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में गुफ्तगू का जो आगाज है, सबसे पहले आज हम करेंगे मुल्क भर में जारी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से। शहरी इलाकों में 18 से 20 घंटे और देही इलाकों में 22 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, क्या वजह है आखिर इतनी ज्यादा लोड शेडिंग की। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदे हमारे साथ है। लाहौर से जाहिद आबिद, फैसलाबाद से शहरोज़ाबाद, मुल्तान से नौमान बाबर और इस्लामाबाद से मियां शाहिद। सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं, मियां शाहिद से उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना ज्यादा शॉर्टफॉल बढ़ गया है। मियां शाहिद, क्या वजह है कि लोड शेडिंग का दौरानिया हुकूमत के जाते ही एकदम इतना ज्यादा बढ़ गया और पिछले 2 दिनों में जो सूरत हाल है सबके सामने है, क्या वजह बताई जा रही है? शाजिया, इसकी 2-3 वजूहात जो है वो बताई जा रही हैं। एक तो जो उच्च पावर हाउस है उसकी लाइन उड़ा दी गई थी, गैस पाइपलाइन जो उसको गैस की फराहमी जिससे होती थी, 525 मेगावाट वहां से निकल गए। और कोस्टल पावर जनरेशन और शेख मांदा पावर जनरेशन की पाइपलाइन भी उड़ा दी गई थी, 150 वहां से निकल गए। 675 मेगावाट का कल सिस्टम में नहीं थी। और इसके अलावा जो फर्नेस ऑयल और गैस की दीगर प्लांट्स को अदम दस्तयाबी है, उसके बायस भी कल 6634 मेगावाट की सिर्फ जनरेशन थी और जो डिमांड थी वो 12000 मेगावाट की थी। और 6634 मेगावाट की उस दिन जनरेशन थी जिस दिन पूरे मुल्क में ब्रेकडाउन हुआ था। कल अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में उस तरह का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम जो है इस जनरेशन से बैठ जाता है। और कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन ब्रेकडाउन ही था, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग हुई है और रात को ये लाइन जो थी वो रिस्टोर कर दी गई और अब तदरीज जो है वो बेहतरी आ रही है। अच्छा मियां शाहिद, साबिक वफाकी वजीर जो पानी बिजली अहमद मुख्तार कहते हैं कि हम तो भारी फंड्स छोड़ के गए थे, निगरान हुकूमत जानबूझकर तेल की खरीदारी नहीं कर रही है, क्या ऐसी भी कोई वजह है? शाजिया, भारी फंड तो अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि पीएसओ ने 2 दिन पहले 30 अरब रुपए मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर 30 अरब रुपए नहीं दिए जाते तो उससे दिवालिया हो जाएगा पीएसओ। ये सूरत हाल है इस वक्त। पैसे कहाँ से उन्होंने छोड़े, क्योंकि रिकवरी की सूरत हाल भी बेहतर नहीं थी। अब जो नादहिंदगान से रिकवरी हुई है, इससे उम्मीद बंदी है कि आइंदा पीएसओ को पैसे जो है वो अदा कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आपका। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, बात करेंगे लाहौर में। सबसे पहले जाहिद आबिद के पास चलते हैं। जाहिद, 2 दिनों में तो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हुई, अभी क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में? जाहिद, आवाज आ रही है आपको? जो कि उनके दीगर हिस्से इस मुश्किल से गुजर रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक पैसा ना होना है। और ये बिल्कुल, अगर हम जो अदाद-ओ-शुमार वापडा की जानिब से भी जारी किए जा रहे हैं उस पर भी अगर हम तवज्जो दें, तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली और फराहम कर सकते हैं। इसी तरह जो थर्मल पावर स्टेशन हैं वो सिर्फ 1600 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं, जो कि अगर इनके पास गैस और तेल हो तो ये तकरीबन 1000 मेगावाट और बिजली दे सकते हैं। यानी 4000 मेगावाट बिजली ऐसी है जो कि पैदा की जा सकती है, सिर्फ इस सूरत में कि इनके पास पैसा हो तेल कंपनियों को देने के लिए और ये कंपनियों को इसकी अदायगी कर सकें। इसके अलावा जो उच्च पावर स्टेशन का जो हादसा हुआ है परसों, जो कि तकरीबकारों ने उसकी गैस पाइपलाइन उड़ा दी थी, जिसकी वजह से 525 मेगावाट बिजली वहां से निकल गई थी, जबकि हबीबुल्लाह कोस्टल और शेख मंडा ये कोयटा के इलाके में 2 पावर स्टेशन हैं, इनकी भी गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 675 मेगावाट बिजली वो निकल गई थी। तो पूरे सिस्टम को बचाने के लिए उच्च पावर स्टेशन और हबीबुल्लाह कोस्टल वगैरह के हैं, वो उस जो एक चंद हफ्ते पहले ब्रेकडाउन हुआ था उस किस्म के ब्रेकडाउन से बचने के लिए जब आज खुद इन्होंने एक ऐसी मैनेजमेंट की है जिसके तहत कई घंटे बिजली बंद की जा रही है ताकि दूसरा सिस्टम जिससे चल रहा है वो बचा रहे। सही, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। फैसलाबाद में शहरोज़ाबाद से बात करते हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है शहरोज़ाबाद?
देखिए शादिया, फैसलाबाद में भी सूरत हाल बहुत ज्यादा बदतरीन है लोड शेडिंग के हवाले से। अगर हम शहर की बात करते हैं तो जो है सिर्फ 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा लाइट आती है 24 घंटे के दौरान। अगर दही इलाकों की बात करते हैं तो 22 घंटों से ज्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है। फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है। पहले सर्दियों में सारा जो है सीजन जो है वो गैस की वजह से इंडस्ट्रीज बंद रही हैं, और अब जो है लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि छोटी सनतें जो पावर लूम्स होती हैं वो भी बंद हो गई हैं, और लाखों की तादाद में मजदूर जो हैं वो यकीनन बेरोजगार हो गए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी हम देख रहे हैं कि वो खराब होती जा रही है। कल हमने एक बहुत बड़ा एहतजाज देखा है समुद्री रोड पर। अब ये डर है कि लोड शेडिंग की वजह से जो है हंगामे जो है वो ना फूट पड़े, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों की मामूलाती जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासर होने चाहिए। सारा दिन जो है वो लाइट नहीं आती है, और इंडस्ट्रियां वो बंद है, स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, और इस तरह के एहतजाज हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे जो है वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होना शुरू हो गए हैं। शादिया, जी हाँ, बिल्कुल मामूलाती जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। बहुत शुक्रिया आपका शेरोज़ेबाद। मुल्तान से नौमान बाबर है। नौमान, मुल्तान की सूरत हाल से आगाह करें। जी शादिया, मुल्तान में भी सूरत गंभीर है। उसकी वजह यह कि मैपको को जनूबी पंजाब के 13 अजला के लिए 2900 मेगावाट बिजली दरकार है, तमाम जो फराम की जा रही है वो सिर्फ 1100 मेगावाट और शॉर्टफॉल तकरीबन 1700 से 1800 मेगावाट का है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से एहतजाज का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू हो गया। कल भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए, आज भी शेड्यूल में शामिल है कि मुजाहरे किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर लूम इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर 50,000 पावर लूम इंडस्ट्री है, जिससे 2.5 लाख मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है। लेकिन 3 शिफ्टों की बजाय अब पावर लूम इंडस्ट्री जो है सिर्फ 2 शिफ्टों में काम कर रही है। मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं, इसलिए उनका यही कहना है, मुतालबा यही है कि पावर लूम इंडस्ट्री को फोकस किया जाए, उनको मैक्सिमम बिजली फराहम की जाए। न सिर्फ पावर लूम इंडस्ट्री बल्कि मामूलाती जिंदगी भी लोगों के मुतासिर हो रहे हैं, लोग परेशान है, ज़हनी अजियत से दोचार है, और उनका जीना महाल होता जा रहा है दिन ब दिन। उनका यही कहना है कि इसको कौमी मसला कह के ना छुड़ाई जाए, बल्कि इस मसले का हल भी निकाला जाए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया नौमान बाबर आपका। कैसे क्या वजह है कि अब ये सारा जो मलबा है निगरान हुकूमत पर डाला जा रहा है? शाजिया, इसमें एक बात तो तय है कि एक भयानक करप्शन है जो हमारे तवानाई का जो सेक्टर है उसके साथ जुड़ी हुई है, और इसकी टोटल रीवैम्पिंग की जरूरत है। इस वक्त ये जो हमें कहानियां सुनाते हैं, उधर से पैसे आगे, इसके प्रॉफिट के रेट्स क्या हैं, इसमें करप्शन कितनी। पिछले वजीर जो बड़े कह रहे हैं पैसे छोड़ के गए थे, उन्होंने ये भी फरमाया था कि जी इसमें बहुत बड़ी धांधली है, करप्शन है, वो क्या है वो उन्होंने नहीं बताई। तो बेसिकली अगर आप देखें तो पूरा जो इकॉनमी का ढांचा है, इस एक वजह से अभी अब सारे अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि हम खुदा न खास्ता खाकम बदन अगले 2-3 महीनों में हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ 2% से कम है। जब ये घर वालों का अजाब तो होता है अपनी जगह, लेकिन आपकी इंडस्ट्री भी तो बंद हो रही है ना, और फिर आपकी पेमेंट्स ओवर ड्यू हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और आप आमदन नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स, ये सारे इम्बैलेंसेस जो हैं, ये एक इकॉनमी की जो बदतरीन मिसमैनेजमेंट की गई है, जो हफीज़ शेख साहब ने की थी। और उसमें सबसे बड़ा जो था प्रॉफिट का सोर्स रहा एनर्जी, इन तमाम बिग जो फैट कैट्स के लिए। इनके जरा घर जाके देखें जो ये बिजली के सेक्टर का कारोबार कर रहे हैं, ये जनाब वो सैफुल्ला साहब हैं, इनका रहन सहन देखें और उस रियासत का हाल देखें जिससे ये प्रॉफिट। सही, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इस इलेक्शन में पार्टीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बिजली का बहरान ही होगा, इसको खत्म करना। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में बदतरीन बिजली के बहरान की, और इस बिजली के बहरान में से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 22 से 23 घंटों तक पहुंच गया है, खासतौर पर पिछले 2 से 3 दिनों में। समी साहब, इस इलेक्शन में आप समझते हैं कि पार्टीज के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बिजली का बहरान खत्म करना होगा? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बिजली का बहरान ख़त्म करना ये एक चैलेंज था, और अब जो सियासत है इस मुल्क की उसमें ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन मैं जो करंट क्राइसिस है थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। आपने सुनी हमारे नुमाइंदों की बात
कि इस वक्त जो डिमांड है वो तकरीबन 13,000 मेगावाट की है और जो जनरेशन है वो 7,000 मेगावाट की है। उन 7,000 मेगावाट में से 700 मेगावाट तो KESC को चले जाते हैं कराची को, बाकी जो बिजली बचती है वो बेसिकली 1500 वाट उसमें चले जाते हैं डिफेंस को और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं या जो दूसरे VVIPs हैं उनको चले जाते हैं। तो जो पाकिस्तान के आवाम के लिए बिजली रहती है वो बड़ी कम बच जाती है। और ये जो एक क्राइसिस है जिसमें शॉर्टफॉल की, उसकी एक वजह जैसे नुमाइंदों ने बताया कि वो उच्च पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया था, लेकिन इसके अलावा और भी वजूहत है। आपकी जो हाइडल पावर है, क्योंकि तरबेला और मंगला से पानी का जो अखराज है उसकी तादाद में कमी वाक़या हो गई है, जिससे 600 मेगावाट आपको वहाँ से भी नहीं मिल रहा। जो आपको फर्नेस ऑयल से आपके जो चलते हैं यूनिट्स, वहाँ मिनिमम जो सप्लाई होनी चाहिए ऑयल की वो तकरीबन 25,000 टन होती है, लेकिन अब वो डाउन करके 16,000 टन रह गई है। हमारी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है बिजली बनाने की, लेकिन बिजली की प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल है। और जो दूसरी जो बड़ी वजह, मैं इस पर जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो बिजली की इंस्टॉलेशंस हैं उनकी भी वो वैसे ही हिफाजत करे जैसे दूसरे स्ट्रेटेजिक हमारे एसेट्स हैं उनकी हिफाजत की जाती है। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में 4 जो हमारी गैस पाइपलाइंस हैं उनको उड़ाया गया है। और जो बहुत सारे जो नाक़दीन हैं उनका ये कहना है कि अगर हमारी वो जो सप्लाई लाइंस हैं उनको मुकम्मल उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, उनकी हिफाजत नहीं की गई, तो ये आगे चलकर और भी डिज़ास्टर होगा, जिसकी वजह से बिजली का जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। पेशावर में 220 kV का जो ग्रिड स्टेशन है उस पर हमला हुआ तो सिर्फ 4 आदमी जो थे उसकी हिफाजत पर मामूर थे, और वो पाकिस्तान का जो ट्राइबल एरिया है उससे चंद गज़ों के फासले पर उसकी एक जो है वो बाउंड्री जाती है। तो बुनियादी तौर पर जहां हुक्मरानों की, जैसे काजी साहब ने कहा, नाअहली भी शामिल है, लेकिन इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन 7,000 मेगावाट है, अगर ऑयल की सप्लाई को 25,000 टन तक या उससे ज़्यादा किया जाए तो ये शॉर्टफॉल नहीं हो सकता। ये एक जो मौजूदा शॉर्टफॉल है ये नाकस हिकमत अमली की वजह से है, और गालबन इसमें कुछ जो पार्टीज़ हैं, मसलन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ख़ास तौर पर अब सप्लाई कम की जा रही है ताकि लोगों के जहनों में, साजिश नहीं, लोगों के जहनों में ये बात रहे। और इलेक्शन के वक्त जो बात जहन में होती है वोटर का माइंड इन्फ्लुएंस करने के लिए वो बड़ी अहम बात होती है। तो ये एक तो नाकस हिकमत अमली है, दूसरा आपको जो ऑयल की सप्लाई है उसको बेहतर बनाना होगा, और तीसरा जो हमारी इंस्टॉलेशन है बिजली की उन पर निगरान हुकूमत को ये चाहिए कि वो ज़्यादा सिक्योरिटी पर लोग मामूर करे, क्योंकि अगर एक और गैस पाइपलाइन उड़ गई तो ये तो मुल्क बिल्कुल तारीकी में चला जाएगा, वो ट्रिगर डाउन हो जाएगा, वही ब्रेक डाउन जो पहले हुआ था। एक कॉलर है बुरेवाला से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैडम मैं एक डिसीजन देना चाहता था लोड शेडिंग के बारे में। जी जी जी, ये देखिए लोड शेडिंग जो है बुरेवाला में सबसे ज्यादा हो रही है। इनके पीछे जो हाथ है ना वो बापटा एहलकारों का है। इन्होंने यहाँ पे अपने घरों में डायरेक्ट तारे लगाई हुई है और 2-3 घरों को इन्होंने बिजली दी हुई है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल आपका। प्लीज जब कोई कॉल करे कॉलर तो अपना जो वॉल्यूम है टीवी का उसको म्यूट कर दीजिए। आवाज इन्होंने एक छोटे से वाक़े की तरफ इशारा किया है। ये सिर्फ इन्होंने तारे नहीं लगा रखे, डायरेक्ट तारे लगाएंगे। तकरीबन एक बड़े अंग्रेजी अखबार की एक खबर के मुताबिक $68 बिलियन इस रियासत ने इन सारे स्टेक होल्डर्स को पिछले 17 साल में प्रॉफिट जो है वो दिया है, या जो उन्होंने इससे पैसे कमाए हैं। अगर $68 बिलियन की मैं बात करूं तो ये स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ आवर GDP है, यानी टोटल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या टोटल खाम कौमी पैदावार का आधे से थोड़ा कम बनता है। मगर हमारे पास बिजली नहीं है, तो ये तारे यहां नहीं लगी हुई, हर जगह पे तारे लगी हुई हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि हम ये जो माइक्रो लेवल पे बहुत सी इश्यूज पे हम बात कर सकते हैं, मगर इसको अगर हम रीवैम्प नहीं करेंगे और तमाम इदारों को मैं बार बार जिस तरह कहता हूं कि उस्तवार नहीं करेंगे अवाम, अभी समी साहब ठीक कह रहे थे 1500 उधर जा रही है, वो तो नहीं पैसे देते। जो बिजली के पैसे देते हैं उनकी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। जिनको बिजली रियासत फ्री फ्राहम करती है उधर अनइंटरप्टेड सप्लाई भी है और वो पैसे भी नहीं देते। और जो गवर्नमेंट को इस सेक्टर को जो मैनेज कर रहे हैं, इतना मिसमैनेज करना तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, जिस अंदाज से मिसमैनेज कर रहे हैं कि बिजली के जो पैसे अदा कर रही है आवाम वो बिजली के बगैर है, और ये हुक्मरान जो है जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बिल भी नहीं देते, और साथ बैठे हुए हैं प्रॉफिटियर्स। तो रेगुलेटर्स, प्रॉफिटियर्स और ये मिलके यही मौका है ना समीर साहब आवाम के लिए उन नुमाइंदों को चुनने का जो खास तौर पर इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें। बिल्कुल, ये
पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो निज़ाम का हिस्सा बने, सिस्टम का हिस्सा बने, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करें। ये मैं नहीं कहता कि कोई एक ही इलेक्शन में, जैसे काजी साहब से मेरी हमेशा बहस होती रहती है कि आपके सामने उम्मीदवार कौन से हैं जिनको आपने चुनना है, उनमें भी आपके पास बड़ी लिमिटेड सी चॉइस रह जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इस निज़ाम में अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करेंगे, तो फिर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो कोई नहीं करेगा। आवाम के लिए ज़रूरी है। मैं जरा एक कोट कर दूं, समी साहब ने उस दिन पिछली दफा बहुत सी कोटेशन, तो मैं किताब वही देख रहा था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक कोटेशन है, रिलेटेड है इससे, तो मैं ये सुनाना चाहता हूं कि जमहूरियत के बारे में वो क्या कहते थे। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज एसेंशियल बट नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। जमहूरियत वाहिद मकसद जरूरी है मगर मकसद नहीं है। और आगे चल के कहते हैं कि अगर जमहूरियत माशी हकूक नहीं देती तो वो कुछ भी नहीं है। और उसके लिए वो लिखते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट गो हैंड इन हैंड विद एनलाइटेंड सोशलिज्म इफ द सर्विट्यूड ऑफ द पीपल इज टू बी एंडेड। अगर लोगों की गुलामी खत्म करनी है तो आपको जमहूरियत के साथ उनके माशी हकूक डालने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जहां सारे कहते हैं भुट्टो जिंदा है, हम भी कहते हैं और ये नारे लगाते हैं, या तो डिसओन कर दें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस लेगेसी को, जैसे प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने कर दिया था, तो या सिर्फ ये खोखले नारे ना दें, बिजली दें, रोटी दें, क्योंकि ये उसका नजरिया था, ये उसका फलसफा था जिसे ये भूल गए। सही, आप कुछ बात कर लेते हैं। अब मैं सोशलिज्म के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, बाकी बातें जो है नहीं, आप इस तरह करें, पीपल्स पार्टी से आज इस्तीफा दें, क्योंकि आपके जो चेयरमैन है वो सोशलिस्ट थे। पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी के नाम पे आप बात जो करते हैं, आप कह दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया गलत था, आज से हम जमात इस्लामी में जा रहे हैं, तो भाई चले जाएं। आज आप इस बात को क्लियर कर दें, आपका पीपल्स पार्टी से क्या रिश्ता है, एक क्योंकि बात- रोज काजी साहब ये बात करते हैं। मैं तो जिंदगी भाई साफत में तो आज जाने लगा हूं ना, बहुत पुराना इनको जानता हूं। काजी साहब से मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, मैं इनकी तमाम बातों से मुत्तफिक हूं कि निज़ाम वही होना चाहिए जो अवाम को डिलीवर करे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अवाम बेसिकली नजरिया कोई जमात इस्लामी का हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो, वो नहीं चलेगा, नजरिया चलेगा जो अवाम का होगा। पाकिस्तान के अवाम ये जो नेशनलाइजेशन है उसको मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि सोशलिज्म में जो फर्दन 200 मिलियन लोग आके इतला दे चुके हैं कि जी हम इसे कैंसिल कर चुके हैं, इन्होंने रेफरेंडम करा लिया। आप जाके सड़कों से आम आदमी से जाके इनको उन्होंने खत लिखे हैं, इन्होंने कोई सर्टेन हमारे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि ये जिस नजरिए की बात करते हैं ना सोशलिज्म, वो एक ऐसा नजरिया है जो इंश्योर करता है कि गरीब आदमी कभी अमीर ना बन सके, गरीब ही मर जाए। भुट्टो को आज तनकीद करें, जिसके जहां बैठ के कसीदा पढ़ा आपने, उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिसओन कर दे। भाई आप भुट्टो अच्छा है, नजरिया उसका गलत है, ये क्या डाइकोटमी है, ये क्या बोध है। बात करते हैं कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का जो मरहला है ये मुकम्मल हो गया। इस मरहले में कई उम्मीदवार पास और कई आउट हो गए हैं, लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो आर्टिकल 63 की जद में नहीं आए और इस आर्टिकल की जद में आए बगैर ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। उनमें मैं आपको कुछ अहम नाम बताऊं, चौधरी शुजात हुसैन शामिल हैं, चौधरी परवेज इलाही शामिल है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़िकार मिर्जा। क्या वजह है समी साहब, आर्टिकल 62 पर सारी तवज्जो दी गई, किसको कलमा आता है, किसको नहीं आता, किसकी कितनी शादियां हैं, कितने बच्चे, लेकिन जो काम की बात थी, नादहिंदगान, टैक्स चोरी, कर्जा माफ करना, इन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? देखिए, ये रऊफ क्लासरा साहब ने आज दुनिया अखबार में स्टोरी दी है, उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये, वहीं से हमने ये स्टोरी देख के तो इसको अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि वो प्रोग्राम में आकर गुफ्तगू भी करते, लेकिन बहरहाल ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें ये एक सामने नजर आ रहा है, 2 आर्टिकल्स थे 62 और 63। एक का ताल्लुक था नजरिया पाकिस्तान के हवाले से, उसके हवाले से तो बहुत ज़्यादा सवालात किए और गालबन ये सवाल भी नजरिया पाकिस्तान से जोड़ दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि क्या आप हनीमून पे बिलीव करते हैं। एक मैं सवाल देख रहा था जो काजी साहब किए हैं, एक सवाल तो ये किया कि जनाब अगर आप सहरा में प्यास से मर रहे हैं और अगर आपको एक शराब की बोतल मिल गई है तो आप बताएं कि आप उसको पीकर अपनी जान बचाएंगे या नहीं। फिर एक ये भी सवाल किया गया कि अगर एक मुल्ला यानी आलिम दीन और आपकी बीवी जो है और आपका बेटा वो दरिया में डूब रहे हैं तो आप किसको बचाएंगे? देखें जरा इस किस्म की गुफ्तगू। ये हमारे एक दोस्त हैं बीबीसी में, एजाज मेहर, उनसे मेरी बात हो रही थी और पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है इन सवालात का। इसमें उन्होंने मजाक, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा और बुनियादी तौर पर जो सवालात करने चाहिए थे, जैसे काजी साहब भी कहते रहे, वो ये होने चाहिए थे कि क्या उन्होंने लोन पेश अपना जो लिया था वो अदा किया या नहीं, क्या वो टैक्स अदा करते हैं या नहीं, क्या वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या नहीं। उन चीज़ों को तो पीछे डाल दिया गया और ऐसे जो सवालात हैं उनको किए गए। और इससे जो बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे ये स्टोरी में भी है, जिन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, जिसका हमने अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया, जो टेक्निकली हो सकता है उस जुमरे में ना आते हों
क्योंकि कुछ लोगों ने अदालतों से स्टे लिया हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं जी जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता आप उस वक्त तक तो हमें सजा याफ्ता नहीं कह सकते। तो अगर अदालतें स्टे दे देंगी और साला साल इस बात का तयन नहीं करेंगी कि ये जो पैसे थे इन्होंने वापस किए या नहीं किए या डिफॉल्टर हैं या नहीं, तो वो इसका ये मतलब होगा कि क्या आप उसे इलेक्शन में जाने की इजाजत दे देंगे। ये ऐसा नहीं होना कहा जा रहा है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। फलसफी ने कहा था ना कि कानून जो है वो मकड़ी के जाले की तरह होता है जिसमें छोटी मक्खी तो फंस जाती है, बड़ी वही हुआ, निकल गए सारे। अब इनमें से लोग तलाश कर लें नेक और परहेजगार लोग, जो सारे जो बेसिकली आपने टोकनिज्म किया। हाँ। आपने 2-4 बंदों को रोक लिया, दस्ती को रोक लिया, उसको रोक लिया, मेन सब लोगों को आपने क्लीन चिट देके भेज दिया। अब इन्हीं में से फिर वही आला किरदार के मालिक लोग वापस आएंगे और फिर समी इब्राहिम साहब 4 साल बाद कहेंगे काश लोगों ने अच्छे लोग मुंतखब कर लिए होते। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा, ये जो हम फ्रॉड अवाम के साथ कर रहे हैं, ये बड़ा, और ये अब चल नहीं सकेगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना आपसे, इस रियासत को इस नुक्ते पर ले आए हैं। जिस तरह आपको याद है कि एक दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने हमारे फॉरेन अकाउंट्स मुंजमद कर लिए थे। तो हम एक ऐसी सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप मेन स्ट्रीम प्रेस देखें और देखें एलीट इकोनॉमिस्ट इवन क्या लिख रहे हैं, तो अगले 4-5 महीने इस खासे मुश्किल आ रहे हैं। अगला बजट बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है जिस तरीके से इन्होंने ये रियासत को चलाया। इस पर इलेक्शन कमीशन नहीं जानिबदार नहीं लग रहा, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं जानिबदारी की बात तो नहीं कहता। एक आप अपने बुनियादी तौर पर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको भी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। जैसे बार बार हम कहते रहे, कोई एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी उन्हें नहीं दिया गया। और फिर एक बात मैं कहूंगा जो अखबारों में चीज तमाम बहुत सारे कॉलम निगार्स ने भी कही है कि बेसिकली जो एक सपोर्ट जो थी, मसलन चीफ जस्टिस साहब रात भी कह रहे थे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो नुमाइंदे हैं अदलिया के और उनको बिल्कुल किसी प्रेशर के बगैर काम करना चाहिए। लेकिन मैंने इन सवालात के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक डायरेक्शन भी नहीं देखी। तो एक ये बहुत पहले ही आना चाहिए था। अगर वो अदलिया के नुमाइंदे हैं तो उनको बिहेव करना चाहिए था। मसलन अब ये सवाल कि अगर आप खातून से पूछना है कि अगर आप इलेक्शन जीत गई तो क्या आप अपने बच्चों और शौहर के साथ इंसाफ कर सकेंगी, ये किस सोच की गमाजी करता है, मुझे बताएं, ये किस सोच की गमाजी करता है। तो ये बेसिकली जो टॉप है वहां से ये डायरेक्शन आनी चाहिए थी रिटर्निंग ऑफिसर्स को, अगर वो अदलिया के नुमाइंदे हैं, कि इस किस्म के सवालात ना करें, क्योंकि इससे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही, ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों के अहम हलकों में अहम नशिस्तों पर कौन कौन सी आम शख्सियात एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुख्तलिफ हलकों में स्क्रूटी जब मुकम्मल होगी, फहरिस्तें फाइनल कुछ आना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में अहम नशिस्तों पर कौन कौन सी शख्सियात हैं, बात करेंगे। चित्राल से हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी होंगे, लाहौर से हमारे साथ जिशान बख्श, मियांवाली से आलमगीर, डेरा इस्माइल खान से असलम आवान हमारे साथ है। चित्राल से मैं बात करते हैं गुल हमाद फारूकी से। हमाद, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा हमाद, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये बताइए कि वहां से परवेज मुशर्रफ साहब भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो क्या आपको वहां पर इंप्रेशन है कि परवेज मुशर्रफ साहब की क्या पोजीशन बनेगी इंतखाबात में? कुछ वोट मिलेंगे उन्हें या लोग अब भूल चुके हैं? देखिए जी, कल जब रिटर्निंग ऑफिसर चित्राल की अदालत में परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए तो लोगों ने काफी खुशी का इजहार किया। अदालत के हाथे से लोग जुलूस की शक्ल में प्रेस क्लब गए और लोगों ने पूरे बाजार के मिठाई तकसीम किया। हमारे चंद लोगों से जो बातचीत हो गई तो उनका कहना ये था कि जनरल मुशर्रफ को हम मुहसिन चित्राल समझते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि चित्राल के रास्ते में बहुत बड़ा जो रुकावट थी वो लोअर इटाप की जो समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। जब मौसमी सरमे में बर्फबारी होती तो लोअर इटाप का रास्ता हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद होता, जिसके नतीजे में चित्राल के लोगों का मुल्क की दूसरे हिस्सों से 6 महीने तक रास्ता मुनक़ते होता और लोअर इटाप पर जब पैदल सफर करते तो उसमें कई चित्राल के लोग जान बहक हो चुके हैं। जिसके अलावा जब ये लोग अफगानिस्तान के रास्ते से सफर करते। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि चित्राल में परवेज मुशर्रफ साहब के चांसेस बन सकते हैं कि वो इलेक्शन जीत सकें? मियांवाली से आलमगीर हमारे साथ हैं। आलमगीर, मियांवाली से इमरान खान मैदान में आ रहे हैं, कैसा जोशो खरोश है लोगों में वहां पर? जी, NA 71 का हल्का बहुत वसी है जो दरातांग ईसा खेत से लेकर चिकड़ाला तक है।
इस हलका से 2002 में इमरान खान MNA मुंतखब हुए, जबकि 2002 के इंतखाबात में नवाबजादा मलिक हमाद खान मुंतखब हुए। 2002 की तरह इस बार 2013 में भी NA 71 मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ इमरान खान का अपने 2002 के हरीफ अबैदुल्ला शादी फैल से मुकाबला है। अबैदुल्ला शादी फैल की मकबूलियत इमरान खान की बनिस्बत कदरे कम है। अच्छा, ये बताइए कि नहीं, ये बताइए हमाद, ये बताइए आलमगीर, ये बताइए कि जो इस वक्त इनके करीबी अजीज थे फैमिली के, जैसे इनामुल्लाह न्याजी हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं, हफीजुल्लाह न्याजी हैं, वो नाराज लग रहे हैं इमरान खान साहब से। तो अपने उनके कबीले में जो नाराजगी है वो उनको यहाँ पर टफ टाइम नहीं मिलेगा? नहीं, कोई भी टफ टाइम नहीं मिलेगा। इनामुल्लाह न्याजी तो यही चाहते हैं, उन्होंने तो जो इमरान खान के कैंडिडेट हैं अमजद खान, उनके मुकाबले में अपने कागजात जमा करा दिए हैं, लेकिन कोई टफ टाइम नहीं होगा। और उनकी तो ये भी ख्वाहिश है कि शायद इमरान खान यहाँ से हार जाए। जो शादी खेल पहले PPP में शामिल हुए, फिर काफ लीग में और अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अबैदुल्ला शादी खेल 5 साल तक मियां वाली के जिला नाजिम भी रहे हैं, मगर अपने दौर इक़्तिदार में उन्होंने कोई खातिर काम नहीं कराए, जिसकी वजह से अवाम उनको वोट नहीं दें। लियाकत, आवाज आ रही है आपको? कौन सा उम्मीदवार किसके सामने खड़ा होने जा रहा है? जी, बुनियादी तौर पर जो लाहौर में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तकरीबन अपने वही कैंडिडेट्स दे चुकी है जो 2008 में थे, उनमें कोई खास तब्दीली नहीं आई। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने अभी टिकट्स का अनाउंस नहीं किया और मुस्लिम नून भी जो है अभी टिकटों के मामला जो है अपने सीने से लगाए बैठी है। इसलिए सभी जमातें जो थी वो स्क्रूटनी का इंतजार कर रही थी, जो कल खत्म हुई है। और अब उम्मीद है कि आइंदा 1-2 दिन में जब टिकटें अनाउंस होंगी तो जो बुनियादी तौर पर लाहौर में मुकाबला नजर आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो इस कदर मुअस्सर और इस कदर मजबूत नहीं जाने जा रहे जिस कदर पहले। अच्छा, ये बताइए, एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है पंजाब की, बड़ी उसकी अहमियत है, NA 105, जिसमें चौधरी परवेज इलाही और चौधरी अहमद मुख्तार का आपस में मुकाबला है। क्या आपको बताती हैं वहाँ के लोग और पार्टीज, आपका क्या फीडबैक है कि इस हलके में कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर उसके नतायज लेगा? जी, फी ज़माना सियासी जो तरीकाकार है उसमें देखा जाए तो चौधरी परवेज इलाही जो है ये हल्का बुनियादी तौर पर चौधरी साहबान का ही है। गुज़श्ता 7 इंतखाबात यहाँ से ये लड़ चुके हैं, 5 इंतखाबात जीते हैं, 2 हारे हैं। चौधरी अहमद मुख्तार जो है गुज़श्ता इंतखाब में जीते थे, लेकिन फार्मूले की खिलाफ वर्जी करते हुए चौधरी परवेज इलाही वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल जो तवक्को की जा रही है कि दोनों के दरमियान मुकाबला तो सख्त होगा। अहमद मुख्तार उसी सूरत में ज्यादा टफ टाइम चौधरी परवेज इलाही को दे सकेंगे। जो इतलात आ रही है कि मुस्लिम नून की तरफ से ये इतलात है कि शायद वो चौधरी परवेज इलाही की मुखालफत में अहमद मुख्तार को ज़ाहरी या बातिनी जो है सपोर्ट दें, तो उसी नतीजे में जो है वो अहमद मुख्तार और परवेज इलाही का टफ कंपटीशन हो सकता है। वरना अगर सीज़बाना सियासत में वक्त देने का कामकाज के लिहाज से और वहाँ पे जो इस वक्त रिप्यूट के लिहाज से है तो चौधरी परवेज इलाही जो है अहमद मुख्तार से ज्यादा बेहतर अवामी हल्कों में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। लाड़काना से हाथ खावर है, हाथ खावर यहाँ से फरियाल तारपुल मैदान में आ रही है, इनके मद्दे मुकाबिल कौन है, क्या सूरत हाल है यहाँ के हल्कों की? जी शाजिया, फरियाल तालपुर 207 हल्का पे उम्मीदवार हुई हैं। इनके मद्दे मुकाबले गनवा भुट्टो और खालिद सुमरो आ रहे हैं। खालिद सुमरो JUI के हैं और गनवा भुट्टो शहीद ग्रुप की हैं और इनका मुकाबला जो है तीनों का जोर का मुकाबला होगा। और इसी जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो जो थे उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करके वहां पे गनवा भुट्टो को खड़ा किया गया है और वो अमीर बख्श भुट्टो जो थे वो PS 37 पे चले गए हैं। जी अच्छा, ये बताइए, जो खबरें आ रही हैं सिंध के हवाले से, एब्सटेंशन की बात हो रही है, मैं सर्वे देख रहा था कि जिसमें बताया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं मुमकिन है वो दूसरी तरफ तो ना जाएं, मगर जो बड़े अखबार जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कि आम लोग जो हैं वो नाराज हैं क्योंकि 4 तारीख को जलसा भी नहीं ये कर सके जो इन्होंने कैंपेन शुरू करनी थी। तो क्या ऐसी सूरत हाल है कि लोग मायूस हैं अंदरून सिंध में? देखिए समीर साहब, ये तो बात वाज़ेह है कि सिंध के लोग तो एक बड़ी बात है। मैं ओवरऑल सिंध की बात नहीं करूंगा, मैं लाड़काना की बात करूंगा क्योंकि लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घर है।
लेकिन जो मौजूदा जो साबका गवर्नमेंट गुजरी है, उस गवर्नमेंट ने जो लड़काने का हशर किया है वो तकरीबन हर पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हयात खबर आपका। लाहौर से जिशान बख्श हमारे साथ टेलीफोन पर। जिशान, लाहौर के हल्कों की सूरत से आगाह कीजिए। लाहौर का जो सबसे मेन हल्का है वो NA 120 है, जहां से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में उतर रहे हैं और इनके मद्दे मुकाबले जमात इस्लामी के हाफिज सलमान बट हैं। वो तहरीके इंसाफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो उनकी सूबाई कैंडिडेट है उनको टिकट दिया है, लेकिन NA 120 की डायनामिक्स ये है कि ये प्योरली अराइन बरादरी और कश्मीरी बरादरी इस हल्के में है और इसके जो मेन इलाके हैं ग्रीन पार्क, इस्लाम पार्क, बंद रोड, रावी रोड, माल रोड, हाल रोड, बीडन रोड, लिटन रोड, जितने भी पंजाब हुकूमत के सूबाई दफातर हैं तमाम के तमाम इस हल्के में है। लेकिन हाफिज सलमान बट जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार है, उनकी माजी की ये तारीख रही है कि 2 इंतखाबात में वो 2 अहम उम्मीदवारों को ऐसों को शिकस्त दे चुके हैं। जिस तरह 85 का इलेक्शन जो उनकी जिंदगी का पहला इलेक्शन था, मियां सलाहुद्दीन को उन्होंने हराया जो जियाउल हक की कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर थे और इलाके के लोग। लेकिन जिशान, इस वक्त तो मुस्लिम लीग लाहौर में मुस्लिम लीग नून की बड़ी इस वक्त अक्सरियत है और बज़ाहिर उनका मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ से ही होगा। तो जमात इस्लामी माजी में भला बड़ी वो परफॉर्मेंस देती रही है, लेकिन अभी इस वक्त वोटर्स में तो कोई भी सीट अकेली जमात इस्लामी निकालने की पोजीशन में नहीं है। समी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर हमेशा मुस्लिम लीग नून के पलड़े में ही वोट डाला करता है और जो वजन इसका होता है, लेकिन बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसको यहाँ से तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया NA 120 से, उनको खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी रखा है और शायद इसीलिए रखा है कि अगर किसी स्टेज पर कोई सीट एडजस्टमेंट होती है या सीट एडजस्टमेंट नहीं भी होती है और डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन हारती है तो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर वो ऐवान में पहुंच जाएंगी। एक चीज मैं और बताऊं कि मियां नवाज शरीफ लाहौर के अलावा सरगोदा और गुजरांवाला के हल्कों से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और माजी की उनकी ये तारीख रही है। हल्के के लोगों का कहना है कि वो 2 मरतबा जब इस हल्के से मुंतखब हुए NA 120 से तो उन्होंने इस हल्के को विड्रॉ किया और मानसेरा का हल्का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिशान बख्श आपका। डेरा इस्माइल खान से असलम आवान हमारे साथ है। असलम, यहाँ के हल्कों की सूरत हाल से अपडेट कीजिए। यहाँ पर इस्माइल खान के जो 2 हल्के हैं NA 25 और NA 24, इस पे मौलाना फजलरहमान दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके मुकाबले में फैसल करीब कुंडी भी है, उनके मुकाबले में सेनेटर वकार भी है और उनके मुकाबले में मुसरत शाहीन भी है और भी छोटे छोटे उम्मीदवार हैं, लेकिन मेन जो है ये 2 हैं, फैसल करीम कुंडी और सेनेटर वकार खान। NA 24 जो है, जो डेरा सबर खान सिटी जिसमें आता है, इस शहरी हल्के में मौलाना फरमान के मुकाबले में सेनेटर वकार जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं और हमारे डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी वो उसका चूंकि पिछले दौर में कारकर्दगी को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मुश्किलात में है और उन्हें शदीद किस्म की अवामी नाराजगी का सामना है। इसलिए इस दफा उसने एहतियातन NA 25 पे कागजात भी जमा कराए हुए हैं और वो टाँक का सर्कल जो आता है वो शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनकी कंपेन भी उसी तरफ है। यहाँ कोई कंपेन नहीं है, यहाँ इस वक्त कंपेन जो है मौलाना फजलरहमान और सेनेटर वकार की है और इन 2 के दरमियान यहाँ मुकाबला होगा। बहुत शुक्रिया असलम आवान आपका। समी साहब, काजी साहब, इस बार कैंपेन्स का वो जोशो खरोश नहीं है या अवाम में शायद बात जो बीच में रह गई थी वो फरयाल तालपुर साहिबा जो लड़ रही है वहां से इलेक्शन, और वहाँ पे ये बुनियादी तौर पे स्ट्रांग होल्ड था और ये अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूंसी फैमिली वाइज जो है, अब ये तालपुर फैमिली में अगर जा रही है या जरदारी फैमिली, यहाँ पे भुट्टो साहब या मोहतरम बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, गनवा भुट्टो वो जो उनकी वो वहाँ से खड़ी हुई हैं। मगर ये जो खास तौर पे बात वो कर रहे थे कि जिस बुरे तरीके से इग्नोर किया गया लाड़काना को और सिंध को, और जहाँ सिंध की जो अमूमी सूरत हाल, मतलब अभी तक वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जो 2010 में उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी कौमी असम्बली की स्पीकर जो है 40-50 करोड़ का लोन करते, तो ये बात अवाम देख रहे हैं और मेरे ख्याल में इस दफा बहुत टर्नआउट लो होगा। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें आपसे शेयर करें। बात करें तो समीर साहब मुख्तलिफ हल्कों की अहम नशस्तों की, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे अहम नाम जो हैं वो इन कागजात नामजदगी के प्रोसेस में बाहर भी हो गए। मसलन वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, उन पर रेंटल पावर जो केस था उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का ये कहना है कि आप मुझे सादिक और अमीन नज़र नहीं आए। चौधरी निसार अली खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन, टेक्सला में उनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट कर दिए गए इसलिए कि वो कह रहे हैं कि आपने एसेट्स की फुल डिटेल जो है वो बयान नहीं की। लाहौर में शादरा के हल्के में आसिफ हाशमी
एक इनकी बड़ी अहम नशिस्त इसलिए थी कि अगर लाहौर के हलकों में कहीं किसी ने काम किया ना तो वो यही हलका था जिसमें आसिफ हाशमी के हवाले से बात की जा रही थी कि उन्होंने काम किया। और जो 2 सीटें लाहौर में बताई जाती है ना, पीपल्स पार्टी जीत सकती है, एक समीना घुरकी की और दूसरी नशिस्त ये थी कौमी असम्बली की, इसमें आसिफ हाशमी साहब बाहर हो गए। लेकिन क्योंकि अभी वक्त बाकी है, अब ये अपील्स में जाएंगे, इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए हैं वो उसी एक्टिविज़म में। और एक तो वकील का ये कहना है कि क्योंकि इसकी जो हमने पहले जो प्रोग्राम में सवालात का जिक्र किया ना, इस किस्म के सवालात और इस किस्म के ये इस तरह कागजात की रिजेक्शन इसलिए हुई है कि हायर कोर्ट्स ने ये एक रीत डाली हुई है कि मीडिया की जो कवरेज थी वो रोज़ाना अखबारों में सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइंस, हाई कोर्ट की हेडलाइंस छपती थी। तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी सोचा कि चलें ये एक मौका आया तो हम भी सेलिब्रिटी बन जाएं, तो वो बहुत बार बार उन्होंने इस तरह के सवाल किए, अपने उनके टेलीविज़न पर भी बात चली, अखबारात में भी खबरें आई। तो ये जो एक असल फैसला कि कौन से उम्मीदवार के मुकाबले में, जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जिस वक्त ये अपीलों की समाअत का मामला भी गुजर जाएगा तो फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। इतने नादहिंदा गुजार दिए हैं, इनको भी गुजार दें, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है। आसिफ हाशमी साहब को भी दे दें, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत लोग जो है जिक्र करते हैं जिस महकमे में वो मोहतमिम रहे हैं, इसी तरीके से बाकी लोगों को भी गुजार दें, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मेन नादहिंदा चलेंगे, जिस तरह रऊफ कलासरा साहब की स्टोरी है कि जी 15 साल से मुकदमा है एक बड़ी फैमिली के खिलाफ, उसका फैसले नहीं होता, मतलब क्यों, हमारे तो फैसले हो जाते हैं, हम बिजली का बिल नहीं देते, अगली दफा कट जाता है हमारा। इनके 8-8 लाख रुपए के बिजली के बिल थे आखिरी वक्त तक, जिस तरह हम बात करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो 2 लॉ है ना, 2 कवानीन है इस मुल्क में, ये बड़ी गलत बात है। हमारे अवाम के लिए जो टैक्स देते हैं, जिनके पैसों से ये रियासत चलती है, उनके लिए तो बड़ा सख्त कानून है भाई, अगर आपने 2 महीने बिजली दी तो आके काट जाएंगे, और ये बिजली का बिल ही नहीं देते। तो ये बोध और ये फर्क है जो मेरे ख्याल में इस मुल्क को, इस रियासत को खाया जा रहा है। अच्छा, इसमें वैसे तो रहमान मलिक साहब अपनी फजूल गुफ्तगू के लिए बड़े मशहूर हैं, लेकिन इस मामले पर उनका एक कमेंट आया कि सिर्फ उन्हीं के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए जिनका नाम ही सादिक और अमीन होगा। जिनका नाम ही सादिक और अमीन होगा, इसका मतलब फिर तो बहुत सारे नाम रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत आज होगी। क्या वो लोग भी इसकी जद में आएंगे जो उस वक्त मुशर्रफ के साथी रहे? समी साहब, चीफ जस्टिस साहब इस बेंच से अलहदा हो गए, तो क्या वो इसी वजह से अलग हुए कि उन पर जानिबदारी का इल्जाम लग सकता था? ये थोड़ा बड़ा मसला है इससे। कोई बेंच से अलग हुआ या नहीं हुआ ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि जिन लोगों ने आइन को तोड़ा या जिन लोगों ने उनकी हमायत की, यानी जिन्होंने उनका साथ दिया, और फिर आगे चल के ये कहते हैं जिन्होंने उनकी हमायत भी की। तो अब मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा, तो अगर आप उसका खाना शुरू करेंगे आर्टिकल 6 का, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें जो फैक्ट्स हैं, मैं वो बयान कर रहा हूँ, मैं किसी की तौहीन का मुर्तकब नहीं होना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो बहुत सारे जजेस जो इस वक्त कोर्ट्स में मौजूद हैं, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के मार्शल्लाह को ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ ना ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, बल्कि उनको आइन में तरमीम का भी इख्तियार दे दिया कि जनाब आप मुकम्मल तौर पर तरमीम कर ले। फिर उसके अलावा बहुत सारे जो उस वक्त क्योंकि वो आर्मी के सरबराह थे जनरल परवेज मुशर्रफ, तो जो आर्मी की पूरी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने जो उनको साथ दिया, तो सवाल ये है कि क्या उन पर भी ये आर्टिकल 6 लगेगा? फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर बहुत सारे सियासतदान, तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये कोई सिंपल एक एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो फिर आर्टिकल 6 को आपको पूरी उसकी स्पिरिट में लगाना पड़ेगा, और वो तमाम लोग जिन्होंने आइन को तोड़ा, जो आइन तोड़ने के प्रोसेस में उनके साथ थे, भले वो जर्नल थे, भले वो जज थे, भले वो सियासतदान थे, वो बातें हैं ना, 2 बातें हैं। एक तो फिर थोड़ा पीछे चले जाएं, जियाउल हक ने आइन नहीं तोड़ा था, वो किधर बैठे हुए हैं? उस मार्शल लॉ ने किस किस पार्टी को जन्म दिया, किस किस सियासतदान को तख्लीक किया, जैसे हम लोग कहते होते हैं गबले में बनाए उन्होंने, फिर वहां से शुरू कर लेते हैं। दूसरी बात जो आप कह रही हो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो 10-10 दफा वर्दी में उसको करवाना चाह रहे थे, वो कहां बैठे हुए? तो मेरा ख्याल है कि ये बहस नहीं है, बहस कि जी वो कोई मार्शल लॉ है, ताकत कहां है? अगर ताकत वर्दी के पास है तो ये लाइन बना के वर्दी के पीछे चल पड़ते हैं, फिर वर्दी को थोड़ी सी कमजोर होती है हालात की वजह से, तो फिर डेमोक्रेसी का एक फसाद आ जाता है, तो फिर वो उधर आ जाते हैं। मुझे बताएं ना, ये सारे किधर है?
ये सारे जज्बात अपनी जगह पे, बात कुछ और कर रहे हैं, जज्बाती बात है। ओ भाई हम बात कुछ और कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के साथ ही आधे नून में बैठे हैं, आधे पीपल्स पार्टी में बैठे हैं। हम तो यही बात कर रहे हैं ना, तो भाई हम शिनाख्त कैसे करें कि आप फौज वाले हैं, आप वर्दी वाले हैं, आप शिवानी वाले हैं, आप ताकत वाले हैं, ताकत जिधर होगी आप लाइन बना के जाएंगे हलफ उठाने के लिए। यही हो रहा है। शोर बड़ा करते हैं आप, बहुत शोर करते हैं। अच्छा मैंने गलत मैं बात सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, कर दें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। उस पेशी पे मैं ये कानून की बात कर रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 के तहत परवेज मुशर्रफ को ट्राई करती है, सवाल ये है तो फिर मैं चाहे कोई पीपल्स पार्टी में है, चाहे कोई नून में है, कहीं पर है। और ये दूसरा जो इनका नुक्ता है वो बड़ा अहम है कि आपने अगर आर्टिकल 6 तोड़ने का सजा देने का सिलसिला शुरू करना है तो आर्टिकल 6 जो कौन से जमाने में टूटा था, देखिए ना 77 में परवेज मुशर्रफ ने भी कहां से शुरू करेंगे। तो ये एक मैंने ये किया कि ये एक ऐसा एक मुकदमा है, एक ऐसा केस है कि जो लोग इसकी समाअत कर रहे हैं शायद वो भी आगे चलकर जब इसकी अंदर गहराइयों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाएगा। जिस कानून के सो कॉल्ड फंदे से ना दहिंदा कल आपके सामने गुजर गए, बड़ा शोर था, रुकेगा। जिस बंदे ने कर्जा लिया है, जिसके डिपेंडेंट्स हैं वो भी नहीं जा सकेगा, वो अगर निकल आए तो उनको कौन पकड़ेगा? ये किसी और जन्म की बात है, बाद में होगा, ये इनसे नहीं हो सकता। इसमें एक बड़ी अहम बात है, वो तो हमने उसका बड़ा तफसील से जिक्र किया, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अफजल खान, उनका भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई यहाँ से गुजर भी गया इस वक्त स्क्रूटनी से तो साबित हो गया तो भला इलेक्शन जीत चुका हो फिर भी उसे हम नाअहल करार दे सकते हैं। लेकिन एक आर्टिकल 6 के मुकदमे के हवाले से आखिरी बात करूंगा। यह मुकदमा उस वक्त तक जोर नहीं पकड़ सकता जब तक इसके जो डायरेक्टली जो लोग जो इसका शिकार हुए थे वो अदालतों में नहीं जाएंगे। उसमें उस वक्त के साबिक वजीर आजम, अगर ये मुशर्रफ के तौर से शुरू करना है तो मियां नवाज शरीफ अगर नहीं जाएंगे, उस वक्त के चारों वज़राए आला जिनकी असम्बली को तोड़ा गया था, अगर वो अदालत में नहीं जाएंगे, जाकर इसको पूरी तरह नहीं इसको प्ली करेंगे तो वो नहीं, और अगर इसका पीछे से सिलसिला शुरू करना है तो फिर उस जमाने के जो लोग थे। तो ये एक कौम, अगर सियासतदान जो इसमें संजीदा है कि आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी ना हो तो फिर उन्हें अपना जो इंटरेस्ट है उसको बालाए ताक रखकर आना पड़ेगा। तो तब लेकिन अब मैंने तो अर्ज किया कि यह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी ही होगा। ये नहीं, वो समी साहब ने बता दिया ये काम होने वाला नहीं है, इसलिए रहने दें, तकलीफ ना करें। ये इनके मतलब यही है। बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल केस है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान का मुकद्दर समझ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये होगा नहीं तक मुलतवी, तो फिर ना होने मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि जो लोग बैठे इसका फैसला करने वाले हैं वो खुद इसकी गिरफ्त में आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं। अच्छा। तो ये कौन सा बंदा दुनिया में आया जो खुद गिरफ्त में आ रहा हो और उसने उस पर फैसला कर दिया? वो तो साबिक आर्मी चीफ भी है, एक उनका मकाम भी है, वो उसकी वो पेंशन भी ले रहे होंगे, पर्क्स भी ले रहे होंगे। आर्मी इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। ये जो छोटे छोटे नादहिंदा है 8-8, 10-10 लाख वाले, इनको तो आप रोक नहीं सके। ये कहां किस जगह टेस्ट केस बनाया? 8-10 लाख ये रऊफ क्लासरा की स्टोरी में 8-10 लाख वाले छोटे छोटे वो तो बड़े बड़े मगरमच्छ निकले। 8 लाख वाले भी तो थे, मगरमच्छों की बात हो रही है। 8 लाख वाले भी तो थे ना, जो जिन्होंने बिजली का बिल साल 2 या 5 साल नहीं दिया, वो भी तो थे ना। लेकिन जो बड़े निकले आप उनकी बात करें, उनकी बात तो करते नहीं है, बड़ों को बचाने के लिए आ जाते हैं। किस बड़े को बड़ों को बचाने, छोटों की बात करते हैं। बड़े का तो मैंने नाम लिया, मैं अभी लड़काना की जर्नैलों की हमायत करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की हमायत करेंगे, हमें गरीब सियासतदानों को लताड़ते रहेंगे और फिर आखिर में कहेंगे सोशलिज्म आ गई है। भाईजान नहीं आने वाला। इनकी कन्वीनियंस होती है तो जमात इस्लामी में खत्म हो गया निजाम। वो जब इनकी कन्वीनियंस होती है ये जरदारी साहब के साथ शामिल हो जाते हैं। तो मेरा एक जगह पे बैठे जिस तरह हम बैठे हुए हैं एक जगह पे, कभी जमात इस्लामी का परचम उठा लेते हैं, जर्नलिस्ट कहीं शामिल नहीं होता। नेशनलाइजेशन मुझे डर है कि अब खत्म हो गया। ये नेशनलाइजेशन निजकारी लोग देख चुके हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जमहूरियत ही पाकिस्तान की बका है। मैं इत्तेफाक करता हूं आपका चोरी चकारी का निजाम इस वक्त जमहूरियत को चोरी चकारी जारी है, मगर ये सारी और वो जो जुल्म और कत्ल का निजाम है सोशलिज्म जिसमें लाखों लोग मारे रूस में, वो कहते हैं वो ठीक, ये इतना देर जारी नहीं रहेगा कि आपके जो स्पीकर हैं वो 50 करोड़ माफ करवा के चले जाएं और आप उसे जमहूरियत करार दे दें। ये वारदात आप कर लें मगर ज्यादा असर नहीं चलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि निजाम जमहूरियत का जमहूरियत ही है, वही पाकिस्तान की बका है, वोट के जरिए पाकिस्तान नहीं है। अगर उसके साथ फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।